नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है पनेरू विथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमने परसों प्राचीन भारतीय इतिहास में नवपाषाण काल तक देखा था और इतिहास का इंट्रोडक्शन समझा था। इतिहास क्या है उसके बारे में जाना था। उसके बाद हमने पाषाण काल को 3 पार्टों में जो बांटा था, उसके भी हमने 3 पार्टों को अच्छे ढंग से कवर कर लिया था। बट उसमें नवपाषाण काल में कुछ फैक्ट अभी बचे हुए हैं। तो साथियों, आज हम नवपाषाण काल को पूरा करेंगे और उसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक ताम्रपाषाण काल में जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, नवपाषाण काल वो काल है जहाँ पर कृषि प्रारंभ हो चुकी थी, जहाँ पे मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन चुका था। अब वो खाता ही खाता नहीं था, अब वो उत्पाद भी करने लग गया था, अर्थात अब वो कृषि पर भी निर्भर होने लग गया था। मांसाहारी से शाकाहारी की ओर बढ़ने लग गया था। हालांकि तब भी खाता था मांस, ऐसी बात नहीं कि उसने छोड़ दिया था, बट फिर भी कृषि करने लग गया था। तो साथियों, इसी में जो हमारी कोल्डी हवा, इलाहाबाद में एक इलाका है, इलाहाबाद यूपी, यहाँ पे कोल्डी हवा से चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। अर्थात जो कोल्डी हवा है साथियों, वहाँ से हमको चावल के जो है वो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात वहाँ पे चावल को उगाया होगा प्राचीन समय में, जब नवपाषाण काल चल रहा था, तो उस समय के वहाँ पर से साक्ष्य मिलते हैं इलाहाबाद से। ये आपको याद रखना है। इसी के बाद साथियों, इस काल में मानव बस्ती बनाकर रहने लग गया। पहले आप लोगों को पता होगा कि मानव जगह-जगह जाके निवास करता था, अलग-अलग जगह रहता था, गुफाओं में रहता था, उसका स्थायी कुछ नहीं था। बट अब जो थे, अब मानव बस्ती बनाकर रहने लग गया था। साथियों, अब उसने बस्ती बनाना स्टार्ट कर दिया था, अर्थात एक झुंड में मानव रहना इकट्ठा हो गया था। पहले जो दूर-दूर रहता था, गुफाओं में रहता था, कभी अंदर रहता ही नहीं था। तो साथियों, मतलब अब उसने बस्ती बनाना भी सीख लिया था, अब वो एक साथ रहने लग गया था। दोस्तों, स्थायी बस्ती का जो साक्ष्य है, वो मेहरगढ़ से मिलता है। अर्थात मेहरगढ़ में जो है वो सबसे पहले जो पुरातत्वविदों ने खोज की, वो मेहरगढ़ में से प्राचीनतम जो साक्ष्य है बस्ती का, वो मिला इनको यहाँ से, मेहरगढ़ से। और दोस्तों, इसी नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मृदभांड जो थे, उनका भी उपयोग होने लगा था। अर्थात मृदभांड भी चलन में आने लगे थे। अर्थात मृदभांड का मतलब ये है कि जो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, उनको मृदभांड कहा जाता है। और उनसे मतलब क्या है कि किसी चीज़ को रखने के लिए ऐसे बर्तनों का उपयोग किया जाता होगा, अक्सर ऐसा लगता है। जो कि इस काल में अब हमें मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिले, मृदभांड भी देखने को मिले, तो उसका जो साक्ष्य है तोपानी मांडो बेलन घाटी इलाहाबाद से मिले। साथियों, इस काल में कुम्भकारी की शुरुआत हो चुकी थी, मानव द्वारा किया गया पहला व्यवसाय कुम्भकारी। अर्थात ना, इसका मतलब यह है कि जैसे कुम्हार होता है, वो बर्तन बनाता है, कुम्हार बर्तन बनाता है और वो बर्तन को बेचता है। उसका क्या है, व्यवसाय है। उसका क्या है, व्यवसाय है। ऐसे ही उस समय भी वहाँ पे कुम्हार बर्तन बनाता होगा और बेचता होगा। जो ये मृदभांड का जा ये प्राचीन व्यवसाय था भाई। नवपाषाण काल में ना सबसे पहले यही व्यवसाय की शुरुआत हुई कि मिट्टी के बर्तन बनाए और बेचे। भारत में सर्वप्रथम जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, उन्होंने 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारत में रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये लिखा भी यहाँ पे देखिए, मैंने खुद नोट से बनाए हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्होंने क्या है, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की और ये भूवैज्ञानिक थे। इन्हें जो अपना पहला उपकरण खोजा, इन्हें जो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूवैज्ञानिक, इन्होंने अपना जो पहला खोजा वो मद्रास में खोला। अच्छा, चेन्नई पल्लवरम में एक स्थान खोजा। ठीक है साथियों, वर्तमान में मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में स्थित हथनौर से मानव खोपड़ी व जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। साथियों, वर्तमान मध्य प्रदेश, यहाँ पे एक नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा, उस घाटी में साथियों प्राचीन जो है मानव जो है उसकी खोपड़ी, उसका जीवाश्म मिला है मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से हमें जीवाश्म मिला है, तो ये प्राचीन जो जीवाश्म है ये हमें मध्य प्रदेश से मिला है, नर्मदा घाटी से साथियों। और साथियों, इसी के साथ जो नवपाषाण कालीन स्थल है बुर्जहोम और गुफ्फरकाल, यहाँ से मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। साथियों, यहाँ पे मानव निवास करता था नवपाषाण कालीन में, बुर्जहोम और गुफ्फरकाल। तो साथियों, यहाँ पे बुर्जहोम में जो है वो गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात गर्त बना के यहाँ पे निवास करता होगा, अर्थात एक गड्ढा बना के यहाँ पे निवास करता होगा, इसके अंदर रहता होगा। एक मतलब जानवर से बचने के लिए उसने मिट्टी को खोदा होगा, वहाँ पर वो रहने लग गया था। तो गर्त निवास के साक्ष्य जो मिलते हैं वो बुर्जहोम से मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्त निवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो साथियों बुर्जहोम से मिलते हैं। और तब यही मानव साथ में कुत्ते और दोस्तों यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखने वाली बात ये है, जो हमारा बुर्ज होम है, वहाँ पर जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम में ही जो मानव है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात मानव और कुत्ते को एक साथ यहाँ पर दफनाया गया है बुर्ज होम में। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर पूछा जा सकता है कि मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो साथियों बुर्ज होम से मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और साथियों, इसी के साथ चिराद बिहार एक जगह है,
वहाँ पे प्रचुर मात्रा में हड्डी उपकरण मिले हैं, मतलब हड्डियाँ मिली हैं। अब हो सकता है कि कुछ जानवर वहाँ पे डाले हों या मानव की हड्डियाँ हों, पर जो भी है प्रचुर मात्रा में बिहार के जो चिराद है वहाँ से बहुत सारी मात्रा में हड्डियाँ मिली हैं। साथ ही और मानव अस्थिपंजर ना, मानव अस्थिपंजर मतलब पहली बार जैसे आक्रमण या लड़ाई, ये सब मतलब ऐसे कुछ साक्ष्य वो प्रतापगढ़ सराय नहर से मिले हैं। मतलब यहाँ पे प्रतापगढ़ जो सराय नहर है यूपी में, यहाँ पर अस्थिपंजर का पहला साक्ष्य मिलता है। अर्थात प्रतापगढ़ में जो है वो अस्थिपंजर का पहला साक्ष्य मिलता है। अस्थिपंजर का पहला साक्ष्य मतलब ऐसा माना गया है कि साथियों जैसे कुछ हुआ होगा, यहाँ पर अब जानवर भी होने लग गए थे, उनके पास खेती होने लग गई थी, किसी ने कुछ चुराया होगा, जैसे भी होगा मतलब आक्रमण होने लग गए। अस्थिपंजर बहुत सारे प्रतापगढ़ सरायनगर से मिले हैं। हमको मेन बात ये याद रखनी है कि हमें अगर पूछता है कि अस्थिपंजर पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो प्रतापगढ़ के सराय नहर से हमको अस्थिपंजर का पहला साक्ष्य मिला है। तो साथियों ये था नवपाषाण काल, अर्थात हमने पाषाण काल के जो थे तीनों को देख लिया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसी के साथ हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, प्राचीन भारतीय इतिहास का। उसका नाम है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। अब साथियों हम ताम्रपाषाण काल को समझेंगे। ताम्रपाषाण काल क्या था? इस समय जो था मानव तांबे का उपयोग करने लग गया था। ताम्रपाषाण काल में तांबे या पत्थर के उपकरण मिलते हैं, अर्थात यहाँ पर जो ताम्रपाषाण काल है इसमें तांबे और पत्थर के उपकरण मिलते हैं। सभी ताम्रपाषाण संस्कृति कृषि ग्रामीण सभ्यताएं या संस्कृति थी जहाँ माता देवी की उपासनाएं प्रचलित थी। स्थान विशेष के नाम से इस काल की प्रमुख संस्कृतियां निम्नलिखित हैं। साथियों जो ताम्रपाषाण काल है ना, वहाँ पे जो है पत्थर और तांबे से बने हुए उपकरण मिलते थे। ठीक है, नोट्स में आपको दिख जाएगा कि ताम्र और जो तांबा है और उससे पत्थर से बने हुए उपकरण मिलते थे। और एक प्राचीन जो थी कृषक यानी कि कृषि करती थी और ग्रामीण सभ्यताएं थी। साथियों ग्रामीण सभ्यताएं थी और यहाँ हर मतलब इन सभ्यताओं में माता देवी की उपासना प्रचलित थी। अर्थात गांव में ना होता है कहीं भी माता देवी होती है और उसकी पूजा होती थी। मतलब जो भी यहाँ पे संस्कृतियां रही थी उस टाइम की, ताम्रपाषाण काल की जो भी संस्कृतियां रही थी वो नीचे दी गई हुई हैं। सबसे पहले अहाड़ संस्कृति, इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, राजस्थान में है और इसके प्रमुख स्थल हैं अहाड़, जैसे मैंने आपको नीचे लिख के दे रखा है, अहाड़, गिलोर, बालाथल। अहाड़ को ताम्रवती या कहा गया है। जो साथियों अहाड़ है, अहाड़ को ही ताम्रवती कहा गया है। अर्थात ताम्रवती का मतलब वहां से तांबे के अत्यधिक उपकरण मिले होंगे, इसलिए उसको ताम्रवती कहा गया है। गिलोन से पक्की ईंट के साक्ष्य मिले। अब इसको हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे होंगे तो वहां भी देखेंगे कि गिलोर से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और वो आहार संस्कृति, ये जो बनास संस्कृति है राजस्थान में, यहाँ से भी पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। एक बात हमको और ध्यान रखनी है कि आहार को ताम्रवती कहा जाता है साथियों, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो अगले बढ़ते हैं, इसके कुछ और फैक्ट जानते हैं। इसकी दूसरी संस्कृति है साथियों मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में विकसित हुई। जैसे ही आहार संस्कृति राजस्थान में विकसित हुई, ऐसे ही मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में विकसित हुई। और इसके प्रमुख स्थल हैं ऐरण, नवदा टोली, नावगदा। इसके जो प्रमुख स्थल हैं, मालवा संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं उनमें ऐरण सबसे पहले आता है, दूसरा नवदा टोली आता है। नवदा टोली ये इम्पोर्टेंट है। नवदा टोली किस संस्कृति का स्थल है? तो मानवीय, ये जो है मालवा संस्कृति का स्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूसरा इसमें नागदा आता है। ये तीन स्थल इसमें आते हैं। मालवा संस्कृति अपने उत्कृष्ट मृद भांड के लिए प्रचलित थी। मैंने बताया ना, मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन थे इनके लिए प्रचलित थी बहुत ज़्यादा, जो मालवा संस्कृति थी। अर्थात यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा चलते होंगे, इनके लिए यहाँ बहुत अच्छे बनते होंगे, इसके लिए मालवा संस्कृति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। दूसरा नवदा टोली जो है वहाँ से अनाज के साक्ष्य मिले। मैंने अभी आपको बताया कि अनाज के साक्ष्य कोल्डी हवा से भी मिले हैं, जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे ही नवदा टोली जो है साथियों, यहाँ से भी अनाज के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात यहाँ पर भी अनाज उगाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब ऐसा होता होगा कि यहाँ पर भी खेती की जाती होगी, कृषि की जाती होगी। तो ये आपको याद रखना है कि मालवा संस्कृति में जो नवदा टोली है वहाँ से हमको अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। और जो मालवा संस्कृति है वो अपने उत्कृष्ट मृद भांड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसी में एक अगली संस्कृति आती है साथियों। अगली संस्कृति का नाम है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति ये भी मध्य प्रदेश में ही विकसित हुई है। आपको याद रखना है, कायथा संस्कृति ये भी मध्य प्रदेश में ही विकसित हुई है, जबकि अहाड़ राजस्थान में विकसित हुई है, मालवा मध्य प्रदेश में विकसित हुई। ये दोनों मध्य प्रदेश में विकसित हुई है, मालवा और कायथा। ये संस्कृति, इसमें ना जो प्रमुख स्थल है इसका कायथा ही है, इसलिए इसको कायथा संस्कृति कहा जाता है। अर्थात वही इसका प्रमुख स्थल भी है। साथियों इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें आपको एक चीज़ देखना है कि इसका जो प्रमुख स्थल है कायथा संस्कृति, ये मध्य प्रदेश में है और इसका प्रमुख स्थल कायथा ही है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट संस्कृति आती है साथियों, वो है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो है वो महाराष्ट्र में फैली हुई है। जोरवे संस्कृति जो है वो महाराष्ट्र में है अभी वर्तमान में। और इसके प्रमुख जो स्थल हैं साथियों,
प्रमुख जो स्थल हैं जोरबे के, इसमें एक तो जोरबे ही है जो पहला इसका प्रमुख स्थल है, दूसरा दैमाबाद है, तीसरा इनाम गाँव है, चौथा साथियों नेवासा है। इनमें जो प्रमुख स्थल हैं जोरबे, दैमाबाद, इनाम गाँव, नेवासा। जोरबे संस्कृति के लोग मृतकों को, इसमें ये चीज़ आपको याद रखना है। पहले तो इसके 3 जो हैं हमें प्रमुख स्थल देखने हैं, जोरबे, दैमाबाद, इनाम गाँव, नेवास। साथियों और उसके बाद जो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जोरबे संस्कृति के जो लोग थे जब इनके वहाँ कोई मरता था, जो इनके वहाँ मृतक होता था, एक तो उसको अपने घर के अंदर ही दफनाते थे। पहली बात, घर के अंदर ही दफना देते थे जब कोई मर जाता है। तो दूसरी बात, उसका जो सिर था उसको उत्तर की ओर करते थे, कोई प्रथा होती होगी भाई, उत्तर की ओर, और पैर दक्षिण की ओर करते थे, अर्थात दाएं बाएं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब उनके वहाँ कोई मरता था, पहली बात उसको घर के अंदर दफनाते थे, सेकंड बात यह है कि उसका सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर करते थे। साथियों ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। इसके साथ ही क्या करते थे, जो मनुष्य की निचले मतलब टांग होती थी, टांग का निचला हिस्से को काट देते थे। अब क्यों काटते थे, इनमें एक बहुत बड़ा अंधविश्वास था। साथियों ये कहते थे कि अगर हम इनका पैर नीचे से नहीं काटेंगे तो ये अगले जन्म में भूत बन सकते हैं, और यही इनका अंधविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो जोरवे संस्कृति है इसमें सबसे बड़ा अंधविश्वास यही था, ये अपने मृतक को पहली बात घर के अंदर दफनाते थे, उसका सिर उत्तर की ओर करते थे, उसके पैर दक्षिण की ओर करते थे, और वो भूत ना बने करके। साथियों ये बड़ी ही विडम्बना है, हालांकि अब तो समाप्त होने जा रही है धीरे धीरे। भूत ना बने करके उसके जो टांग थे उसका निचला हिस्सा काट देते थे, ये इसका अंधविश्वास भी दिखाता है। साथियों तो जोरबे संस्कृति अपने प्रसिद्धि इसी के लिए है कि यार ये जो इसका मृतक था वो एक तो घर में ही दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, और अपने और उनके जो मरे हुए थे उनके पाँव काट देते ताकि ये भूत ना बने। साथियों इसमें एक नोट है महत्वपूर्ण, मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया वो तांबा थी, मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है साथियों। नोट, जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाली धातु है वो तांबा है, ठीक है। और जो ताम्रपाषाणकालीन है, जो मतलब जो ताम्रपाषाण काल है, इसको कैलोथोलिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है कैलोथोलिक युग, अर्थात मतलब उस समय यहाँ पर ना कांसा और तांबे का मिश्रण भी हुआ करता था। कांस से थोड़ा बहुत कुछ मिला के कांस्य युग बन जा मतलब कांस्य धातु बन जाती थी, इसलिए इसको कह रखा है कि कैल्कोलिथिक युग। ताम्रपाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा रखा है। और साथियों जो इसमें एक महत्वपूर्ण स्थल था उसका नाम है इनाम गाँव। इनाम गाँव नीचे मैंने दर्शा भी रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा, इनाम गाँव, ठीक है, इनाम गाँव। तो साथियों इनाम गाँव से जो है ना वो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो मातृ देवी होती है, अर्थात ग्रामीण सभ्यताएं थी, ठीक है। जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी, ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, तो यहाँ पर मातृ देवी होती थी। तो साथियों मातृ देवी होती थी तो इसका मतलब यह है कि जो पहला यहाँ पर इसकी मूर्ति भी होती होगी, पूजा भी होती होगी। तो साथियों जो पहली साक्ष्य जो मूर्ति का मिला है वो इनाम गाँव से मिला है, ये जोरवे संस्कृति का ही एक स्थल है, ठीक है। इसमें एक स्थल और ऊपर आप ऐड कर सकते हो, नेवासा के बाद इनाम गाँव से मूर्ति मिली है मातृ देवी की। साथियों ठीक है, ये जोरवे संस्कृति से ही मूर्ति मिली है। अगर आपको पूछता है कि मातृ देवी की मूर्ति किस संस्कृति में से मिली है, जोरवे संस्कृति से मिली है, महाराष्ट्र में ये है, और जो स्थल है वो इनाम गाँव है, वहाँ से उसकी मूर्ति मिली है। तो साथियों ये ताम्रपाषाण काल भी समाप्त हुआ, हमने इसमें पाषाणकालीन सारी बातें पढ़ ली, इतिहास का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ताम्रपाषाण काल पढ़ लिया। तो साथियों अब जो अगला है सीधे सीधे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कैसे थी, नगरीय थी, ग्रामीण थी, ये सब बातें होंगी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो साथियों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो को देखा। अगर आपको हमारी सीरीज ऑडियो आर्टिकल अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना हो सके तो, क्योंकि आप इसमें सुन सकते हो ना, ज़्यादा कुछ है नहीं करने का, मैं मात्र ऑडियो के जरिए आपको बता रहा हूँ, और इसलिए इसका नाम ऑडियो आर्टिकल रखा गया है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। बने रहे पनेरू विथ अकेडमी के साथ।